Hello students, welcome to my channel Easy Studies by Preeti. Today we are going to start a new chapter, that is federalism. Before starting anything about this chapter, let us first of all discuss that what we studied in power sharing. पावर शेयरिंग में हमने देखा कि द पावर दैट इज मीन्स कि पावर शेयरिंग के हमने टाइप्स देखे, वर्टिकल, हॉरिजेंटल. तो मीन्स इन दैट चैप्टर वी सॉ दैट जो बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन था, इट वाज टू रिड्यूस द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट गेव इट मीन्स कि ये जो पावर्स थे सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स को रिड्यूस करके रीजनल गवर्नमेंट्स को दे दिया गया. लेकिन ये जो रीजनल गवर्नमेंट्स बेल्जियम में थे, ये पहले भी थे ये रीजनल गवर्नमेंट्स, लेकिन मीन्स कि उनके अपने रोल्स और पावर्स होते थे. लेकिन ये जो भी पावर्स थे वो उन गवर्नमेंट्स को, जो भी रीजनल गवर्नमेंट्स को पावर्स दिए गए थे, वो कभी भी विदड्रॉ किए जा सकते थे. लेकिन 1993 के अमेंडमेंट के बाद से बेल्जियम में जो 1993 का अमेंडमेंट किया गया, उसके बाद से ये हो गया कि मीन्स ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दिए गए और ये अब सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होते थे. तो अब बेल्जियम एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से शिफ्ट होके फेडरल फॉर्म गवर्नमेंट पे आ गया था. लेकिन अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में अभी भी वो प्रैक्टिसेस थी एक यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की, जहाँ पे कि नेशनल गवर्नमेंट के पास ही सारे पावर्स थे. अब ये जो तमिल लीडर्स थे श्रीलंका में, वो चाहते थे कि श्रीलंका एक फेडरल सिस्टम बने. अब इसी फेडरल सिस्टम को, द सेम फेडरल सिस्टम वी विल बी स्टडिंग इन दिस चैप्टर, दैट व्हाट डू वी मीन बाय अ फेडरल गवर्नमेंट. First of all, let me tell you that what is the means की definition of federalism. Obviously, federalism it is a system of government. हम इसको एक system of government कह सकते हैं जिनमें कि powers जो होते हैं, कि power sharing में हमने देखा कि power different organs में divide थे, जहाँ पे हर एक organ divide बराबर था. लेकिन अगर हम फेडरलिज्म की बात करें तो फेडरलिज्म में क्या होता है कि जो पावर्स होते हैं वो डिफरेंट लेवल्स में डिवाइडेड होते हैं. मींस कि एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी, उससे थोड़ी सी कम पावरफुल एक स्टेट लेवल अथॉरिटी, एंड फर्दर लोकल लेवल्स पे पावर्स डिवाइड होते हैं. मींस कि जो भी पावर्स हैं दे आर डिवाइडेड इनटू वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स. अब एक ऑब्वियसली जब लेवल्स पे गवर्नमेंट डिवाइड होगी तो फेडरलिज्म के लिए देयर शुड बी मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. एक तो गवर्नमेंट जो होनी चाहिए दैट शुड बी फॉर द एंटायर कंट्री, एक एंटायर कंट्री के लिए पूरी गवर्नमेंट होनी चाहिए. दूसरी मींस कि कुछ सब्जेक्ट्स जो होते हैं कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के, वो उसके पास होते हैं. और अगर एक दूसरी गवर्नमेंट की बात करें जो कि प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नमेंट जो होती है, तो वो जो भी डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग है उस स्टेट की, उसको देखती है, उसके पास कुछ पावर्स होने चाहिए. लेकिन ये जो भी गवर्नमेंट्स हैं ये अपने पावर्स को अलग अलग लेवल्स पे इंजॉय करते हैं. अगर हम फेडरेशंस की बात करें तो दे आर ऑब्वियसली कॉन्ट्रास्टेड विद द यूनिटरी गवर्नमेंट्स, यानी कि ये यूनिटरी गवर्नमेंट से बिल्कुल डिफरेंट है. जहाँ पे यूनिटरी सिस्टम में हम ये देखते हैं कि देर इज़ ओनली 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और जो मींस कि या एक सब यूनिट होता है, मींस जो भी यूनिट्स हैं वो सबऑर्डिनेट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के. अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर्स पास कर सकती है इन प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट्स को. लेकिन अगर हम फेडरल सिस्टम की बात करें तो फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो होती है, लेकिन ये उन स्टेट गवर्नमेंट्स को ऐसे ऑर्डर नहीं कर सकती है टू डू समथिंग. यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स के पास अपने पावर्स होते हैं जिसके लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के वो आंसरेबल नहीं होती है. ये दोनों गवर्नमेंट्स मींस सेपरेटली दे आर आंसरेबल टू द पीपल. अब हमारे यहाँ जो स्टेट लेवल के इलेक्शंस होते हैं, हमारे सीएम ऑब्वियसली ही इज़ आंसरेबल टू द पीपल ऑफ अ स्टेट. प्राइम मिनिस्टर ही सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल, यानी कि ये दोनों अपनी अपनी जगह पे स्वतंत्र हैं एंड दे बोथ आर आंसरेबल टू द पीपल. लेकिन अब लेट्स अस टॉक अबाउट द की फीचर्स ऑफ
द फेडरलिज्म। अगर हम फेडरलिज्म के की फीचर्स की बात करते हैं तो हम मीन्स कि यहाँ पे सबसे पहला तो देयर शुड बी 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। एक लेवल के गवर्नमेंट में तो फेडरलिज्म पॉसिबल नहीं है, तो देयर शुड बी 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। सेकेंडली यहाँ पे क्या होता है कि जो डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, हम डिफरेंट लेवल की बात कर रहे हैं, वो सेम सिटीजन्स को गवर्न करते हैं, लेकिन हर एक टियर ऑफ गवर्नमेंट की अपनी अलग ज्यूरिडिक्शन होती है स्पेसिफिक मैटर्स में, जैसे कि लेजिस्लेशन को ले लें, टैक्सेशन को ले लें या एडमिनिस्ट्रेशन को ले लें। तो यहाँ पे इन गवर्नमेंट्स की जो भी ज्यूरिडिक्शन होती है वो मीन्स कि अपनी स्पेसिफिक होती है। और अगर हम इनके अभी मैंने कहा कि हर एक लेवल या हर एक टियर ऑफ गवर्नमेंट की ज्यूरिडिक्शन होती है, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है कि किसको कहाँ पे ज्यूरिडिक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो अब जो भी यानी कि इनकी जो एग्जिस्टेंस है, जो अथॉरिटी है हर एक टियर की, गवर्नमेंट के हर एक टियर की, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। फोर्थ की फीचर ऑफ फेडरलिज्म इज़ कि द फंडामेंटल प्रोविजंस, ये जो भी फंडामेंटल प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो यूनिलैटरली नहीं चेंज किए जा सकते हैं। यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले चाहे तो नहीं चेंज कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करना चाहे तो वो अकेले नहीं कर सकती है। यानी कि वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट कोई भी ऐसा चेंज नहीं कर सकती है अकेले कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल्स में कोई चेंज करना है तो यहाँ पे दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट का कंसेंट होना ज़रूरी होता है। अब हमने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में इनके पावर्स बताए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को ये अकेले नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन इंटरप्रेट करता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा क्या है? तो यहाँ पे जो कोर्ट्स होते हैं, द फिफ्थ की फीचर जिसको हम कहेंगे फेडरलिज्म का, वो ये है कि दीज कोर्ट्स दे हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे हाईएस्ट कोर्ट होती है, जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, वो मान लिया कि अब इन दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट में, स्टेट लेवल में और सेंट्रल लेवल में कोई डिस्प्यूट अराइज करता है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, वो एज अ एम्पायर एक्ट करती है और मीन्स कि जो भी इनके बीच में डिस्प्यूट्स राइज करते हैं इन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में, तो वो वहाँ पे एज अ एम्पायर एक्ट करती है उनको रिजॉल्व करने में। अब अगर हम सिक्स्थ की फीचर की बात करें फेडरलिज्म की, तो जो भी सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हैं वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली स्पेसिफाइड हैं इनके, कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट को चलाने के लिए रेवेन्यू की, टैक्सेस की ज़रूरत होती है, तो ये यहाँ पे क्लियरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड हैं ताकि इन ऑर्डर टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अगर हम सेवन्थ की फीचर की बात करते हैं फेडरलिज्म की, तो यहाँ पे क्या है कि दिस फेडरल सिस्टम, इसके डुअल ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला तो कि जो भी हमारी कंट्री की यूनिटी है उसको सेफ गार्ड और प्रमोट करना, और उसके साथ साथ जो भी रीजनल डाइवर्सिटी है उसको एकोमोडेट करना। तो यहाँ पे ये जो दोनों एस्पेक्ट्स हैं ये क्रूशियल हैं फॉर द इंस्टीट्यूशंस एंड द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म। अब गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, वो कुछ रूल्स के लिए अग्री करती हैं पावर शेयरिंग के, ठीक है, मींस एंड ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि दीज गवर्नमेंट्स दे शुड ट्रस्ट ईच एंड वुड अबाइड बाय इट्स पार्ट ऑफ अग्रीमेंट। यानी कि जो भी अग्रीमेंट इन दोनों गवर्नमेंट्स ने की है उनको उसे अबाइड करना चाहिए। और अगर हम एक आइडियल फेडरल सिस्टम की बात करें तो उसमें म्यूचुअल ट्रस्ट और अग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, ये दोनों एस्पेक्ट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे फेडरलिज्म में हमने क्या देखा कि जो अगर हम एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर की बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो ये हर एक फेडरेशन में हमें डिफरेंट तरीके से मिलेगा। मींस कि इट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अदर। हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम में कुछ और हो सकता है, किसी और कंट्री में कुछ और हो सकता है। तो ये मेनली डिपेंड करता है कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे, कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये कंट्री में फेडरेशन फॉर्म हुआ था। अब इसके लिए 2 रूट्स होते हैं फेडरेशन के फॉर्मेशन के लिए। तो पहला रूट तो ये होता है कि
कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशंस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि मान लिया कि कुछ छोटी कंट्रीज़ हैं, अब ये अपने पावर को, छोटी स्टेट्स कंट्रीज़ हैं, वो अपने पावर को बढ़ाने के लिए क्या करती है, आके एक साथ मिल जाती है। जैसे क्लास में मान लिया कि कुछ कमज़ोर बच्चे हैं, एक साथ मिल गए, अपनी ग्रुप बना लिया कि दिस इज़ दिस ग्रुप एंड दैट ग्रुप, तो अपना भोकाल है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पे छोटी कंट्रीज़ वो एक साथ यूनाइट करती हैं और जो उनकी सॉवरेनिटी है उसको वो पूल करती हैं, यानी कि अपनी संप्रभुता को एक साथ मिला देती हैं कि अब हम एक सेंट्रल अथॉरिटी को मान रहे हैं, हम सब एक साथ मिलके काम करेंगे, तो ताकि वो एक बिगर यूनिट को बना सकें। तो बाय पूलिंग द सॉवरेनिटी एंड बाय रिटेनिंग, और जो उनकी आइडेंटिटी है उसको रिटेन करके, ताकि वो अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा सकें। अब इस टाइप ऑफ फेडरेशन को हम कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जहाँ पे कि सब एक साथ आके मिल गए हैं एक बड़ी यूनिट को बनाने के लिए, वो हो गया हमारा कमिंग टुगेदर फेडरेशन। लेकिन अगर हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की बात करते हैं तो जैसे हमारी कंट्री है इंडिया, इट इज़ अ बिग कंट्री, इट इज़ अ डाइवर्स एंड इट इज़ अ वास्ट कंट्री। तो यहाँ पे क्या है कि अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छे से मीन्स कि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अलोन एडमिनिस्ट्रेट द होल कंट्री एफिशिएंटली। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है कि अपने पावर्स को क्या करती है, कुछ स्टेट्स में डिवाइड कर देती है। ठीक है, कुछ स्टेट्स बनाए जाते हैं, उनमें अपने पावर्स को डिवाइड कर देती है। जैसे कि हमारी कंट्री इंडिया है, स्पेन है, बेल्जियम है। और अगर हम कमिंग टुगेदर फेडरेशंस की बात करते हैं तो उसमें एग्जाम्पल है USA, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया का। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अभी लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल recapitulate what we studied today. First of all, we studied the definition of federalism. What is federalism? Then we studied that there are 2 or more levels of government for a federalism. Okay. Then we studied about that what are the features of federalism. In that scenario we saw the 7 key features of federalism. Then we saw the objectives क्या है federalism के, obviously to safeguard, promote the unity of the country and to accommodate the regional diversity. अब इसके 2 crucial aspects हैं। पहला तो कि जो भी गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल्स पे हैं उनको अग्री करना चाहिए टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग पे, और यहाँ पे ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट की बात की जाती है। टू लिव टुगेदर मस्ट बी देयर, एज वी यू कैन सी इन द pyramid, दिस pyramid you can see which is on my screen over here। यहाँ मेरे स्क्रीन में ऊपर बना हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें से कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, फिर हमने कहा कि देयर आर 2 रूट्स ऑफ फेडरलिज्म, एक तो कमिंग टुगेदर, दूसरा हो गया हमारा होल्डिंग टुगेदर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया, कि हम इंडिया को कैसे कहते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। अब हमने देखा कि कैसे स्मॉल कंट्रीज़ हैं, प्रीवियस चैप्टर में पावर शेयरिंग में बेल्जियम एंड श्रीलंका, उन्होंने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करी अपनी डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए। तो अगर हम लोग अपनी कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें, तो हमारे यहाँ तो इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, इतने रिलीजन्स हैं, इतने रीजन्स हैं, और तो हमारी कंट्री में अब ये पावर शेयरिंग की अरेंजमेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो हम कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू करते हैं कि इंडिया हमारी कंट्री एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में इमर्ज हुई। हमने ये देखा कि आफ्टर अ वेरी पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन, इंडिपेंडेंट होने के पहले हमारी कंट्री को हमारी कंट्री का पार्टीशन किया गया था इनटू पाकिस्तान एंड इंडिया, विच वाज ब्लडी पार्टीशन। और दोनों ही मुल्कों के लोगों, काफ़ी सारे मेनी पीपल वर किल्ड, दैट यू ऑल मस्ट हैव स्टडीड इन हिस्ट्री। तो अब अगर इंडिपेंडेंस के बाद की बात करें तो हमारे यहाँ राजा महाराजाओं का एज होता था उस टाइम पे, काफ़ी सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, और ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे ये हमारी कंट्री का पार्ट बन गए। और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रिएम्बल में लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो
अब यहाँ पे हमारी कंट्री क्लियरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी आई वांट टू मेक क्लियर फेडरेशन वर्ड यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन हमारी जो कंट्री है इंडियन यूनियन ये फेडरेशन के ही प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। हमारी कंट्री पे जो मैंने 7 एस्पेक्ट्स बताए हैं, जो 7 की फीचर्स बताए हैं फेडरलिज्म के, वो सभी हमारी कंट्री पे लागू होते हैं, ऑल द 7 की फीचर्स। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली 2 टियर ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को ही प्रोवाइड किया गया था, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को। तो अब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट था ये रिप्रेजेंट करता था यूनियन ऑफ इंडिया को और कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स थे, लेकिन बाद में एक 3rd टियर ऑफ फेडरलिज्म को भी जो इंट्रोड्यूस किया गया इन द फॉर्म ऑफ पंचायत्स एंड म्यूनिसिपैलिटीज़। तो ये जो डिफरेंट टियर्स ऑफ फेडरेशन थे ये अपने सेपरेट ज्यूरिडिक्शंस को एंजॉय करते थे और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली 3-4 डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड किया गया है लेजिस्लेटिव पावर्स का बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो सबसे पहले हम यूनियन स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, हम लोकल गवर्नमेंट की डिस्कस बाद में करेंगे। तो सबसे पहले यूनियन लिस्ट की हम बात करते हैं। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं जो हमारी कंट्री के नेशनल इम्पोर्टेंस के होते हैं, जैसे कि हमारा डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गए, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, करेंसी हो गया। अब इसमें इनको इसलिए इंक्लूड किया गया है ताकि इन मैटर्स पे हमारी पूरी कंट्री में एक यूनिफॉर्म पॉलिसी हो सके और ये जो भी सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में दिए हुए हैं उन पे केवल यूनियन गवर्नमेंट ही लॉज बनाती है, मींस द यूनियन गवर्नमेंट इट मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स विच आर मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट। नेक्स्ट हमारा आता है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो स्टेट के इंपॉर्टेंस के होते हैं, जैसे पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया। यहाँ पे भाई अब यूनियन को अकेले यूनियन लिस्ट में मिला है तो यहाँ पे भी स्टेट को भी अपने मिले हुए हैं, ठीक है, पावर। तो यहाँ पे जो भी लॉज बनेंगे रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द लिस्ट दैट विल बी अलोन मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब हम बात करते हैं कॉन्करेंट लिस्ट की। अब कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो दोनों के इम्पोर्टेंस के होते हैं, सेंट्रल और स्टेट दोनों के इम्पोर्टेंस के होते हैं। तो जैसे कि एजुकेशन की हम बात कर लें, फॉरेस्ट की बात कर लें, ट्रेड यूनियंस की बात कर लें, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन की बात कर लें, ये दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे यूनियन और स्टेट दोनों मिलके लॉज बनाते हैं जो भी कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है उनके ऊपर। लेकिन अगर मान लो कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, भाई यूनियन का कुछ और मत है, स्टेट का कुछ और मत है, तो यहाँ पे द लॉज विच आर मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट दे विल ओनली प्रिवेल, नॉट द स्टेट गवर्नमेंट वन। अब हमारे यहाँ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो काफ़ी फार साइटेड थे। उन्होंने ये सोचा कि बाद में हो सकता है कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स आएँ जो भाई दोनों में मीन्स काफ़ी इम्पोर्टेंस के हो कि जो इन 3 लिस्ट में ना रखे जा सके। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के काफ़ी बाद सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर ये सब आए। तो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन इनको रेज्यूडरी पावर्स में रखा गया है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यूनियन गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि दैट इट कैन लेजिस्लेट ऑन दीज रेज्यूडरी सब्जेक्ट्स। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि इंडिया में कैसे पावर शेयर किया जाता है। अब हमने देखा कि हमारी कंट्री जो है फेडरेशन, हमारा इंडियन फेडरेशन होल्डिंग टुगेदर का एग्जाम्पल है, यानी कि एक सेंट्रल अथॉरिटी अपने पावर्स को डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड करती है। तो यहाँ पे अब चूँकि एक सेंट्रल अथॉरिटी ने अपने पावर्स को डिवाइड किए हैं तो यहाँ पे जितने भी इंडियन यूनियन में स्टेट्स हैं उन सभी को एक तरह के पावर्स नहीं दिए गए हैं। कुछ स्टेट्स को स्पेशल पावर दिया गया था, जैसे कि अब नहीं है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर को। जम्मू एंड कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था और इसमें काफ़ी सारी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस थे वो जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं थे। और दैट मीन्स कि जो भी इंडियंस जो वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट्स नहीं थे इस स्टेट के, वो वहाँ लैंड या हाउस परचेज नहीं कर सकते थे। और
जबकि हमारी पूरी कंट्री में हमें आज़ादी है, हम कहीं पे भी घर खरीद सकते हैं, हम कहीं पे भी लैंड खरीद सकते हैं। और हमारी कुछ अब ये तो हो गया कि स्पेशल स्टेट्स की बात हो गई कि कुछ भाई बराबरी से पावर नहीं दिए गए, लेकिन हमारी कुछ यूनिट्स ऐसी भी थी कि जो बहुत ही कम पावर को एंजॉय करती थी या करती हैं, मीन्स कि या तो ये एरिया में बहुत ज़्यादा छोटी हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंट स्टेट इनको नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन ये इतनी भी छोटी नहीं है कि इनको किसी स्टेट में मर्ज किया जा सके। तो अब जैसे कि चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, तो इनको यूनियन टेरिटरीज़ के कैटेगरी में रखा गया। अब ये जो टेरिटरीज़ हैं, यूनियन टेरिटरीज़, इनके पास स्टेट गवर्नमेंट के बराबर पावर नहीं होता था और सेंट्रल गवर्नमेंट को स्पेशल पावर्स थे इन एरियाज़ को रन करने के लिए। तो अगर हम यहाँ पे पावर शेयरिंग की बात करते हैं तो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है और इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस करना इट्स नॉट ईजी टू मेक चेंजेस इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स कि कोई भी अगर इसमें चेंज करना है तो उसको पहले इट शुड बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट विथ एट लीस्ट 2/3 ऑफ मेजॉरिटी, और फिर ये उसको रेटिफाई भी होना चाहिए बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। तो यहाँ पे जुडिशरी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि इन ओवरसीइंग द मीन्स की जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनका सही से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है नहीं, जो भी प्रोसीजर्स हैं। तो मान लिया कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है डिवीज़न ऑफ पावर्स में, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे डिसीजंस लेते हैं। ओके, तो जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास ये पावर है कि वो रिसोर्सेज को रेज़ कर सकती है बाय मींस की टैक्सेस को लेवी करके, ताकि वो जो भी गवर्नमेंट है मींस गवर्नमेंट के वर्क हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको असाइन की गई हैं उनको अच्छे से कैरी आउट कर सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होता है। अब अगर मान लिया कि हम अगर फेडरलिज्म के रियल सक्सेस की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो मींस कि अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो ये इट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। अब जैसे कि हम स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म की बात करें तो यहाँ पे रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर दे बिकेम शेयर्ड आइडियल्स इन आवर कंट्री। फिर हम लिंग्विस्टिक स्टेट्स की बात करते हैं तो whatever we are seeing today इट वॉज मीन्स कि 1947 में जब हमारी कंट्री ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी एज अ डेमोक्रेसी, तो मीन्स कि उससे और आज के डेट में हम देखें तो देयर आर मेनी चेंजेस इन द स्टेट्स। मीन्स कि काफ़ी सारे जो ओल्ड स्टेट्स थे दैट विच वी विल फाइंड इन द मैप्स ऑफ 1947 दे हैव वैनिश्ड, वो अब नहीं है एंड मेनी न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड और काफ़ी सारे स्टेट्स की एरियाज़, बाउंड्रीज और नेम्स भी चेंज हो गए हैं। अगर 1947 की हम बात करें तो उस समय की काफ़ी सारे जो ओल्ड स्टेट्स थे उनकी बाउंड्रीज़ को चेंज किया गया ताकि न्यू स्टेट्स क्रिएट किए जा सके। और मीन्स सबसे पहली बात ये देखी गई कि ये इंश्योर किया गया कि जो भी लोग सेम लैंग्वेज स्पीक कर रहे हैं दे शुड लिव इन द सेम स्टेट। और कुछ स्टेट्स ऐसे भी थे जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं क्रिएट किए गए थे, बट दे वर क्रिएटेड टू रिकग्नाइज द डिफरेंसेस दैट वर बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी और जोग्राफी। मीन्स द स्टेट्स लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड दे वर क्रिएटेड ऑन दिस बेसिस। तो अब सबसे पहले जब पोट्टी श्रीमालू ने जब डिमांड करी कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, मीन्स ये वॉइस रेज की गई उनके द्वारा, तो कुछ नेशनल लीडर्स थे वो ये फियर कर रहे थे कि इससे हमारी कंट्री के डिसइंटीग्रेशन या इट विल लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो स्टेट्स की डिमांड की जा रही थी उसको काफ़ी टाइम तक रेजिस्ट किया
लेकिन जो भी एक्सपीरियंस अगर हम बात करें अब आज लिंग्विस्टिक स्टेट्स की, तो वो एक्सपीरियंस से हमारी जो कंट्री है वो और भी ज़्यादा यूनाइटेड हो गई है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उससे ईजियर हो गया है एडमिनिस्ट्रेशन करना। सेकेंड इज़ द लैंग्वेज पॉलिसी। तो अगर हम लैंग्वेज पॉलिसी की बात करते हैं, हमारे यहाँ किसी भी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया गया। जैसे श्रीलंका में सिंगलीज़ को दिया गया था, वैसे हमारी कंट्री में किसी भी एक लैंग्वेज को स्टेटस नहीं दिया गया था। और हिंदी जिसको कि आइडेंटिफाई किया गया था एज ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन ये हिंदी भी केवल 40% लोगों की ही मदर टंग थी। तो यहाँ पे ये था कि जो और लैंग्वेजेस हैं दे शुड ऑल्सो बी सेफ गार्डेड एंड प्रोटेक्टेड। तो हिंदी के अलावा 21 और लैंग्वेजेस को एज स्केड्यूल्ड लैंग्वेज रिकग्नाइज़ किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। अब अगर मान लो कि कोई भी कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी एग्जामिनेशन में अपीयर करता है, जैसे कि यूपीएससी में अपीयर करता है, तो वो इन लैंग्वेजेस में से किसी भी एक लैंग्वेज में वो ऑप्ट कर सकता है कि वो इस मीडियम में अपने एग्ज़ाम देना चाहता है। और जो स्टेट्स हैं उनके भी अपने ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, और जो भी गवर्नमेंट वर्क्स हैं वो इन ऑफिशियल लैंग्वेजेस में ही लिए जाते हैं होते हैं उन कंसर्न स्टेट्स के। तो ये हमारी कंट्री में हमने क्या देखा कि जो हमारे लीडर्स ने जो भी तरीका अपनाया, दे अडॉप्टेड अ वेरी कॉशियस एटीट्यूड इन कंपैरिजन टू श्रीलंका। तो हमारे यहाँ इस तरह की कोई भी बात नहीं आई। दूसरी बात ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया कि इंग्लिश का यूज़ 1965 में स्टॉप कर देना है, लेकिन काफ़ी सारे नॉन स्पीकिंग हिंदी स्टेट्स थे, उन्होंने ये डिमांड करा कि इंग्लिश का यूज़ कंटिन्यूएशन में होना चाहिए। और तमिलनाडु में ये मूवमेंट काफ़ी वायलेंट हो गया था। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को अग्री करना पड़ा कि इंग्लिश अलॉन्ग विथ हिंदी विल बी यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। ओके, नाउ द सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। अगर हम सेंट्रल स्टेट रिलेशंस की बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स हैं उनको अंडरमाइन नहीं कर सकती है, उनको डिसमिस नहीं कर सकती है। तो ये जो 1990 के बाद ये चेंजेस आए हैं। पहले क्या था कि केवल एक ही पार्टी थी जिसकी सरकार होती थी और स्टेट्स में भी उसी की गवर्नमेंट होती थी, तो ऑब्वियसली जो स्टेट गवर्नमेंट चाहती थी वो होता था। और मान लिया कि अगर उस सेंट्रल गवर्नमेंट से डिफरेंट किसी स्टेट में गवर्नमेंट है और वो कुछ ऐसा करती है जो अगर मान लिया उनको अबाइड नहीं कर रही है, तो उसको डिसमिस कर दिया जाता था। लेकिन 1990 के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ थीं, काफ़ी सारे स्टेट्स में ये देखा गया कि इसको यहाँ पे काफ़ी सारी रीजनल पार्टीज़ ने मिलके गवर्नमेंट बनाया। मीन्स इट वाज दिस 1990 इट वाज एरा ऑफ द कोalition गवर्नमेंट। दिस क्वेश्चन इज़ ऑफन आस्क्ड। देन यहाँ पे क्या हुआ कि कोई भी एक सिंगल पार्टी को सेंट्रल गवर्नमेंट में क्लियर मेजॉरिटी लोकसभा में नहीं मिली। तो जो भी मेजर नेशनल पार्टीज़ थीं वो उनको एक अलायंस में एंटर करना पड़ा विथ मैनी पार्टीज़, जिसमें कि काफ़ी सारी रीजनल पार्टीज़ थीं, ताकि वो सेंटर में एक गवर्नमेंट को फॉर्म कर सके। तो अब ये एक नया कल्चर को लीड किया पावर शेयरिंग का कि ताकि, और यहाँ से जो रिस्पेक्ट फॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड। और ये जो ट्रेंड था ये सपोर्ट हुआ था बाय अ मेजर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये डिफ़िकल्ट हो गया था कि वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस किसी भी आर्बिट्री मैनर में नहीं कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम फेडरल सिस्टम की बात करें इंडिया में, फेडरल पावर शेयरिंग की बात करें इंडिया में, तो वो आज के डेट में काफ़ी इफ़ेक्टिव है अगर हम पहले के कंपैरिजन में बात करें। तो हमारे यहाँ रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया वाज द कि जो हमारे यहाँ जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, नेचर ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जो हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के रिस्पेक्ट था एंड द डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर। देन अब एक
थर्ड फॉर्म गवर्नमेंट की बात की गई, डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई। बलवंत राय मेहता कमेटी ने इसके लिए रिकमेंड किया था डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। जो 3 tier ऑफ डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट है, इट इज़ एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ द बलवंत राय मेहता कमेटी। अब यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के कुछ पावर्स ले लिए गए और उनको दे दिया गया किसको, लोकल गवर्नमेंट को, ताकि इसके कुछ रीजंस थे, जैसे कि जो स्टेट्स की वास्टनेस इन साइज एंड पॉपुलेशन, इंटरनली डाइवर्स, नीड फॉर पावर शेयरिंग। अभी अगर हम देखें तो हमारे काफ़ी सारे जो स्टेट्स हैं वो काफ़ी वर्ल्ड की काफ़ी सारी कंट्रीज से बड़े हैं। जैसे हम हरियाणा की बात करें तो वो बेल्जियम के बराबर है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो दैट इज़ इक्वल टू द साइज़ ऑफ जर्मनी। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ भी पावर्स को शेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अब ये जो भी लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स थे, जो भी इश्यूज थे, वो दे शुड बी सॉल्व्ड एट द लोकल लेवल। अब ये जो लोकल लोग होते हैं उनको अपनी लोकेलिटीज़ की बेटर नॉलेज होती है। अगर ऑब्वियसली यहाँ पे जो आपके लोकलाइट्स हैं, जो आपकी लोकल अथॉरिटी है, वो उसका संज्ञान लेगी और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। तो ये लोकलाइट्स को बेटर नॉलेज होता है इन प्रॉब्लम का और उनको बेटर आइडियाज़ होते हैं कि वेयर टू स्पेंड द मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स एफिशिएंटली। यहाँ पे लोग पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में और दे रियलाइज वन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज़ द लोकल गवर्नमेंट। 1992 में एक एक्ट पास किया गया, जब उसके बाद से डिसेंट्रलाइजेशन इफ़ेक्टिव हुआ। इसमें ये कहा गया कि लोकल लेवल पे रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए लोकल गवर्नमेंट के लिए, और इसमें SC, STs और बैकवर्ड क्लासेस के लिए सीट्स रिज़र्व की गई। 1/3 सीट्स दे वर रिजर्व फॉर द वुमेन, और एक स्टेट इलेक्शन कमीशन को बनाया गया जो कि इन इलेक्शंस को कंडक्ट करेगा। और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको अपने कुछ पावर शेयर करने होते थे, जैसे कि रेवेन्यू है विद दिस लोकल बॉडी। नाउ अगर हम पंचायती राज को मैंने यहाँ पे इस टेबल में समझाने की कोशिश की है विलेज लेवल पे, तो सबसे पहले कि यहाँ पे ग्राम पंचायत होती है विच इज़ फॉर्म्ड बाय द ग्राम सभा हेडेड बाय द सरपंच। तो अगर हम यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, तो एक कुछ ग्राम पंचायत जो होती हैं, कुछ ग्राम पंचायत हैं, उनको एक साथ ग्रुप किया जाता है जिसको पंचायत समिति कहा जाता है, ब्लॉक या मंडल कहा जाता है। अब जो भी इसके मेंबर्स हैं, जो भी इसके रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, वो दे आर इलेक्टेड बाय द पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। और जो भी पंचायत समितिज़ या मंडल्स हैं एक डिस्ट्रिक्ट में, वो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं जिला परिषद को। और जो मोस्टली जो मेंबर्स हैं जिला परिषद के, वो मींस कि जो मेंबर्स ऑफ लोकसभा हैं, MLAs हैं, और उस डिस्ट्रिक्ट के कुछ और ऑफिशियल्स जो होते हैं तो वो उसके मेंबर्स होते हैं। और जिला परिषद का जो चेयरपर्सन होता है वो जिला परिषद का पॉलिटिकल हेड होता है। देन अगर हम विलेजेस की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि जो विलेज का मींस कि जो विलेजेस होते हैं या ग्रुप ऑफ विलेजेस होते हैं, वो मींस कि इट इज़ अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स, और उनको पंच कहा जाता है। और जो प्रेसिडेंट उनका होता है वो सरपंच होता है, और ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं एडल्ट पॉपुलेशन के द्वारा उस विलेज के, मींस द पीपल अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स। और अगर हम डिसीजन मेकिंग की बात करें तो ये डिसीजन मेकिंग बॉडी होते हैं फॉर द एंटायर विलेज। और ये पंचायत जो होती है वो ग्राम सभा के सुपरविजन में वर्क करती है, ठीक है। और जितने भी मेंबर्स हैं, वोटर्स हैं उस विलेज के, वो सभी इसके मेंबर्स होते हैं। और इनकी एक साल में 2 से 3 बार मीटिंग होनी ज़रूरी होती है ताकि एनुअल बजट्स को अप्रूव किया जा सके ग्राम पंचायत के, और जो भी ग्राम पंचायत की वर्किंग है उसको रिव्यू किया जा सके। अब अगर हम, ये तो हो गया हमारा
रूरल बॉडी। लेकिन अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें तो यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी सेटअप होती हैं टाउन्स में। जो बिग सिटीज़ हैं वहाँ पे दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, और ये जो म्यूनिसिपैलिटीज़ और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं ये कंट्रोल होती हैं बाय द इलेक्टेड बॉडीज़ विच कंसिस्ट ऑफ द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन हेड होता है, पॉलिटिकल हेड होता है म्यूनिसिपैलिटी का, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में सच अ पर्सन और सच द हेड इज़ कॉल्ड एज मेयर। ओके, सी टाउन्स में म्यूनिसिपैलिटीज़ म्यूनिसिपल चेयरपर्सन हेड होता है। बिग सिटीज़ की हम बात करें तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं और वहाँ पे मेयर हेड होता है। ओके, तो अब इसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी हैं इन लोकल गवर्नमेंट में, जैसे कि हमने पिक्चर में भी दिखाया है कि यहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं वो रेगुलरली हेल्ड नहीं होते हैं और मीटिंग्स भी इनकी नहीं अच्छे से होती हैं, और काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसे हैं जो अपने पावर्स को और अपने रिसोर्सेज को इनमें ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं। ओके, so this was all about this chapter. If you liked my video, do subscribe to my channel, and thanks for watching.